देख रहे हैं इन पर्सन कार्यक्रम और आज हमारे साथ हैं भाजपा के कद्दावर नेता लक्ष्मी नारायण दवे। हम ये शख्सियत है उनसे जानना चाहेंगे कि इनका राजनीतिक जीवन कैसे शुरू हुआ और आज दिन तक किस किस पायदान पर सफलताएं हासिल की। दवे साहब, न्यूज़ फ्लैश के कार्यक्रम इन पर्सन में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से आपकी राजनीतिक शुरुआत हुई है। मैं जोधपुर विश्वविद्यालय में जिस वक्त विद्यार्थी था उस वक्त सन 1970 और 71 में छात्र संघ का निर्वाचित उपाध्यक्ष हुआ और ये चुनाव जीतने के पश्चात मेरी एक जीवन की एक अलग घटना है। गांव आया, माताजी को जानकारी दी कि मैं छात्र संघ का उपाध्यक्ष बना हूँ। मेरे भ्राता वगैरह जो भी थे भाई लोग, उन्होंने भी बड़ी खुशी जाहिर की। शाम को घर पे पिताजी आए। जब उनको जानकारी दी गई कि मैं छात्र संघ का उपाध्यक्ष वहाँ निर्वाचित हुआ हूँ जोधपुर में, तो उन्होंने तत्काल आदेश दिया कि इसको घर के बाहर खड़ा कर। 3 घंटे तक घर के बाहर खड़ा रहा, धूप भी थी। पश्चात पूरे परिवार वालों ने, मोहल्ले वालों ने बहुत आग्रह करने के पश्चात मुझे घर में प्रवेश करने की परमिशन मिली पिताजी के द्वारा। मोहल्ले वालों ने प्रश्न किया कि इसको बाहर निकालने का, खड़ा रखने का आपका क्या औचित्य है। तो उन्होंने कहा मैं भी राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। उस वक्त पिताजी न्याय पंचायत में चेयरमैन और पहले सरपंच भी रह चुके हैं कि ये ऐसी बीमारी है, ऐसा रोग है कि मनुष्य को लगने के पश्चात अंतिम समय तक ये राजनीति का रोग समाप्त नहीं होता। उस वक्त मुझे भी पिताजी ने जो कहा अक्सर सही साबित हुआ। राजनीति का रोग मुझे छात्र संघ के जीवन में ही लग गया था। मैं जनता पार्टी, जब भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हुआ था, मैं जनता पार्टी के पदों पे रहा। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी। उस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदों पर मंडल से लगाकर जिले का 1982 में महामंत्री बना भारतीय जनता पार्टी का। 1988 से लगातार मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा। 1988 में मैं प्रधान बना और प्रथम प्रधान अपोजिशन पार्टी का बनने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ। उससे पहले आपने जो है अपने गांव के सरपंच का भी चुनाव लड़ा। 1982 में मैं सरपंच निर्वाचित हुआ। 1988 में मैं पुनः निर्विरोध सरपंच बना। मेरा राजनीतिक जीवन एक संघर्षमय जीवन रहा है। मैं जाति के आधार पे नहीं, मैं कर्म के आधार पे जीवन भर तक संघर्ष किया। गांव, गरीब और किसान, ये हमेशा मेरी प्राथमिकता रही। और ये जो गांव, गरीब और किसान के जो भावना है, ये मेरे पिताजी से मुझे ट्रांसफ़र हुई। उनका भी गांव, गरीब और पीड़ित व्यक्ति कोई व्यक्ति होता था तो उसको तत्काल कैसे सहायता पहुँचे, ऐसे उन्होंने जीवन भर प्रयास किया। परिणाम उनका ये भाव मुझे प्राप्त हुआ और मैंने अपने पूरे जीवन में, राजनीतिक जीवन में हमेशा गांव, गरीब और किसान को प्राथमिकता दी। आपकी राजनीति में ये भी कहा जाता है कि आप
वनवास शब्द का भी आप ज़्यादा उपयोग करते हैं। मैं 1981 में प्रधान बनने के पश्चात और उसके पूर्व सोजत क्षेत्र के अंदर सोजत सिटी में प्रकाशपुरी हत्याकांड हुआ था, उसके विरोध में हमने आंदोलन किया, उसका मैंने नेतृत्व किया। 86 से 88 तक जब तक मैं प्रधान था बराबर संघर्ष रहा और उसी का परिणाम है ये सोजत विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रही है। चाहे नगर पालिका हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे ग्राम पंचायत, यहाँ पर कांग्रेस का हमेशा से गढ़ रहा है। इसको तोड़ने का 1981 में प्रधान बनने के बाद में देश निष्पक्षता के साथ में राजस्थान सरकार की कोई योजना और सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं थी, प्रशासन पे अंकुश रखते हुए आम नागरिक और गरीब को उन योजनाओं का फायदा कैसे पहुंचे और इसमें पार्टी में कोई विभेद नहीं करते हुए निष्पक्षता से मैंने काम किया। परिणाम के सोजत विधानसभा क्षेत्र में हमने ये आंदोलन प्रकाशपुरी हत्याकांड का किया, इसके विरोध में हमने आंदोलन किया। हम पाली और सोजत के कारागृह में 27 दिन तक रहे। 27 दिन तक सोजत का बाजार बंद रहा। हमें दबाने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री ने पूरे प्रयास किए। उसके बावजूद भी जनता में जो एकता का संचार हुआ और ये आंदोलन सोजत से ट्रांसफर पाली, जोधपुर, ब्यावर होते हुए, अजमेर होते हुए पुष्कर तक हम पहुँचे। हमारे साथ में नागा साधु संतों का भी बराबर सहयोग रहा, क्योंकि दिवंगत जो जिनकी हत्या हुई थी वो नागा साधु थे। 1988 में प्रधान बना था और प्रधान के बाद में निष्पक्षता से जो काम और हिंदुत्व की ये लहर पूरे पाली जिले में व्याप्त हुई। कांग्रेस के अच्छे अच्छे गढ़ ढह गए और 1990 में भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री बने। मैं इस विधानसभा का प्रथम अपोजिशन पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का विधायक निर्वाचित हुआ। 91 में संगठन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामदास जी अग्रवाल, उन्होंने मुझे प्रदेश मंत्री संगठन की दृष्टि से दायित्व दिया और प्राक्कलन समिति क का राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष जी के द्वारा मुझे प्राक्कलन समिति क का चेयरमैन बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। निरंतर भैरू सिंह जी जो हमारे नेता थे, उनके आदेश, उनका व्यवहार, उनका चरित्र, उनके गरीब के प्रति काम करने की भावना, वो हमेशा हमें हमारा मार्गदर्शन करते थे। और 2093 के चुनाव में कुछ मतों से सम्मानीय माधो सिंह जी दीवान साहब और 1998 में 2 चुनाव में पराजित हुआ और 2003 का चुनाव मैं माधो सिंह जी को पराजित कर विधायक बना और राजस्थान मंत्रिमंडल में मंत्री बना। मेरे पास खान विभाग, पर्यावरण, वन और उसके बाद में मुझे आपदा प्रबंधन और पेट्रोलियम, ये इनका दायित्व मुझे प्राप्त हुआ। मुझे प्रदेश का, सरकार का प्रवक्ता के रूप में भी कार्य करने का मुझे मौका मिला। दवे साहब, जब आपने 2003 का चुनाव लड़ा, उस समय आपकी आर्थिक स्थिति इतनी सक्षम नहीं थी कि आप उस चुनाव को सही ढंग से फाइट कर सके। फिर भी आपने जो सोजत क्षेत्र के मतदाता है उनका दिल जीता और आपने अच्छी जीत हासिल की। उसके लिए आपके पास क्या मंत्र था? इस संदर्भ में आपको ये बताना चाहूँगा, जब मैंने 2 चुनाव हारने के एक दिन पश्चात ही मैं क्षेत्र में लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करना
उनकी समस्याओं को हल करने के लिए जिला कलेक्टर के पास या संबंधित अधिकारियों के पास अपनी तरफ से पूरी अप्रोच की, लगातार जनता के संपर्क में निरंतर रूप से रहा। आपके पास राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा विभाग था, वन पर्यावरण जैसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा आपके पास रहा। आपकी उस समय क्या विशेष उपलब्धियां रही? मैं राजस्थान मंत्रिमंडल में मंत्री के नाते जब कार्यभार संभाला, मुझे खान विभाग दिया गया। खान विभाग में सबसे बड़ी उपलब्धि, मैंने यहाँ पर पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का गठन किया मेरे डिपार्टमेंट में, और इस संदर्भ में मैं और किरोड़ी जी मीना जो आपदा प्रबंधन मंत्री थे उस वक्त, खान विभाग और वन विभाग और पर्यावरण मेरे पास था। राजस्थान सरकार की तरफ से गुजरात में भूकंप आया था, अर्थक्वेक अंजार में, तो यहाँ से 5 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार की तरफ से गुजरात सरकार को देने के लिए मुख्यमंत्री जी तत्कालीन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी थे, उनको भेंट किया। और जब हम ये कार्यक्रम पूर्ण होते ही मैंने उनसे प्रार्थना की कि साहब 1987 में पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का फॉर्मेशन गुजरात में हुआ है आपके, मुझे उसका लिटरेचर चाहिए। तो उन्होंने प्रश्न किया कि आप, मैंने कहा साहब हम भी आपके पद चिन्हों पर चलकर राजस्थान में पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का फॉर्मेशन करेंगे। परिणाम, राजस्थान में पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का फॉर्मेशन हमने किया। और दूसरा, जब मैं 10 दिन नहीं हुए मुझे मंत्री बने हुए, मैंने जो विदेशी कंपनियां, चाहे हॉलैंड हो, पोलैंड हो, जो भी विदेशी कंपनियां जिनको आज़ादी के बाद में जो भी सरकारें आई, उन्होंने जैसलमेर, बाड़मेर में पेट्रोलियम के लिए, डीजल के लिए, गैसिफिकेशन के लिए या अन्य जो काम थे उनके लिए उनको भूमि का, लाखों बीघा भूमि का उनको आवंटन किया था। और परंतु उनका मैंने जानकारी ली तो उनका आउटपुट नगण्य था। तो मैंने उनकी एक बैठक आयोजित की और बैठक में उनसे आग्रह किया कि इतने वर्षों तक राजस्थान सरकार ने आपको भूमि का आवंटन, लैंड का अलॉटमेंट, लीज का जो किया है, ये करने के पश्चात भी आपका सरकार को के पास कोई आउटपुट नहीं है, न राजस्थान सरकार न केंद्र के पास। आपको 1 माह का समय देता हूँ, 1 माह में अगर आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट मेरी टेबल पे चाहिए, अन्यथा मैं तमाम लीज आपके की हुई उनको मैं निरस्त करूँगा। परिणाम ये हुआ कि 1 माह के पश्चात में तमाम विदेशी कंपनियां, उन्होंने अपने वहाँ पर पेट्रोल के कुएं, गैसिफिकेशन के और पेट्रोल के कुएं और रिफाइनरी आज जो राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में लगी हुई है, उसका अगर कोई श्रेय जाता है तो वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। आपके समय और उसमें मंगला कुआ, जिसमें इतना डिपॉजिट कि वो विश्व के 10 कुओं में उसका चिन्हित है, इसलिए ये हमारे लिए खुशी की बात है। दूसरा, आपने विकास की बात कही। मैं जब वन मंत्री था तो उस वक्त लूनी बेसिन योजना, ये प्रोजेक्ट हमारे सूदे विधानसभा क्षेत्र के सुरायता के रहने वाले तत्कालीन भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष और जिनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य और बड़े सम्मानीय व्यक्ति थे, उन्होंने कहा दवे साहब, अब मेरा समय नज़दीक है, वृद्धावस्था हो गई है, मेरे पास एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है और आपको हर चीज़ में इच्छुकता रहती है, ये रिपोर्ट आप अपने पास रखो, अगर जीवन में आपके अगर कोई मौका मिले तो इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए प्रयास करना। मैं वन मंत्री बना, मुझे एकदम याद आया कि कंवर साहब लक्ष्मण सिंह जी ने मुझे प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी है, तो मैं वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे पास सेव थी, उसको लेकर मेरे एडिशनल पीसी साहब मिस्टर चौबे
उनको कहा कि लूनी बेसिन योजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाए, और भारत सरकार के अधिकारियों को राजस्थान में हमने बुलाया, प्रेजेंटेशन हम लोगों ने दिया। भारत सरकार के वन के जो अधिकारी हैं उनको कन्विंस करने का पूरा प्रयास किया, और परिणाम ये है कि वो लूनी बेसिन योजना जो करोड़ों रुपए की थी, वो राजस्थान सरकार में इस वन विभाग में उसको स्वीकृत किया गया, और उसका काम कई वर्षों से, यहाँ 20 वर्षों तक का प्रोजेक्ट था। सोजत के और मारवाड़ जंक्शन के सिगेरी क्षेत्र में और उस क्षेत्र में जहाँ टॉपिकल सर्वे के द्वारा जो क्षेत्र चिन्हित किया गया उसमें कार्य किया गया। कई स्थानों पे कार्य हो रहा है, मजदूरों को एम्प्लॉयमेंट मिला, और किसानों के जो कुएं जिनमें पानी की कमी थी वो वाटर लेवल ऊपर आ गया। आसपास में मेड़बंदी, एनीकट का भी निर्माण किया। ये सबसे बड़ी वन विभाग में हमने ये लूनी बेसिन योजनाओं को भारत सरकार के अधिकारियों को समझाकर उनको कन्विंस करके ये हमने यहाँ पे राजस्थान में लागू किया। जवेद साहब, आपके समय में गुर्जर आंदोलन भी हुआ था और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी थी, उस समय उसकी जिम्मेदारी आपको दी गई थी कि उसको जो मामला है उसको निपटाया जाए, तो आपने उसमें किस तरह से भूमिका निभाई थी? सब राजस्थान में गुर्जर आंदोलन चरम सीमा पे था। उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने मुझे और सांवरमल जी जाट प्रथम मीटिंग गुर्जर नेताओं के साथ करने का दायित्व सौंपा। मैं और सांवरमल जी गुर्जर नेताओं के बीच में गुर्जर क्षेत्र में सभी अधिकारियों की उपस्थिति में उनसे वार्ता की और उन नेताओं की समस्याओं को भी हमने समझने की प्रयास किया। बातचीत में सकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास किया और सभी नेता एक मत से राय बनाई कि अगली मीटिंग हमारे गुर्जर नेता कर्नल बेसना साहब राजस्थान की राजधानी जयपुर में सरकार के साथ बैठक करेंगे। और उस मीटिंग में जो प्रथम मीटिंग हमारी थी, हमने उनको समझाने के लिए पूरा प्रयास किया कि आज तक कोई भी किसी व्यक्ति के बीच में भी वाद विवाद होता है तो उसको शांतिपूर्वक बैठ के निभाया जाता है। एक प्रदेश और दो प्रदेश के बीच में अगर कोई बंटवारा मामला हो, कोई अधिकार की बात हो, हक की बात हो, तो भी आपस में बैठ के बातचीत से ही सुलझाना हो सकता है। एक राष्ट्र और दूसरे राष्ट्र के बीच में, एक जाति और दूसरी जाति के बीच में, जहाँ कहीं पे भी एक पड़ोस और दूसरे पड़ोस के बीच में जहाँ कहीं पे भी डिफरेंसेज होते हैं तो बातचीत के द्वारा ही समस्या का समाधान किया जा सकता है और बातचीत सफल होती है तो परिणाम अच्छा आता है। इस बात को उनको हम समझाने के लिए पूर्णतया सफल रहे और परिणाम कर्नल बेसला साहब इस बात पे एग्री हुए कि अगली मीटिंग जयपुर में जो राजस्थान सरकार के अधिकारियों के साथ राजस्थान सरकार के नेताओं के साथ बैठ के हम अगली बातचीत करेंगे। जवेद साहब, मैं पाली की बात करूंगा। पाली का जो सबसे ज्वलनशील मुद्दा है बांडी नदी का। बांडी नदी से जो पाली का कपड़ा उद्योग भी जुड़ा हुआ है और साथ में बांडी नदी के जो किनारे किसान हैं, पाली से लेके और लगभग जालोर तक, बालोतरा तक जुड़े हुए किसान हैं, उनका मुद्दा भी था। आपने उसको भी हल करने का प्रयास किया? साहब, मैं पाली जिले का रहने वाला, पाली मेरी जिला मेरी कर्मभूमि रही है और मंत्री के नाते मेरा कर्तव्य भी था। प्रथम बार राजस्थान की राजधानी जयपुर में किसानों के प्रतिनिधियों को और ये उद्यमी जो है
इंडस्ट्रीज वाले जो कपड़ा उद्यमी, इन लोगों के बीच में हमारे सरकार के अधिकारियों के साथ में बैठ के हमने पहले बार संवाद करने का और आपसी बातचीत कराने का हमने पूरा प्रयास किया। जो इंडस्ट्रीज इलीगल जिसका कंस्ट्रक्शन है या एक्सपेंशन जिन्होंने किया है, 88 तक जिन लोगों ने किया उसको तो रेगुलाइज का वहीं पे उस मीटिंग में बैठक में आदेश दिया, और उसके बाद में जिन्होंने ये इलीगल एक्सपेंशन किया उसको रोकने का हमने वहाँ पर निर्णय लिया। ये निर्णय आपसी सहमति के द्वारा किसान और उद्यमों के बीच में बैठक करके हमने ये निर्णय लिया था। पर्यावरण प्रदूषित, और इसमें एक कमेटी का भी हमने फॉर्मेशन किया, और कमेटी ने भी एक राय जाहिर की थी कि निश्चित रूप से ये पूरा क्षेत्र दूषित हो रहा है, भूमि खराब हो रही है, पशु पक्षियों में भी यहाँ पर विचरण की संख्या कम हो रही है, अनेक बीमारियों भी हमें चैलेंज कर रही है, अनेक बीमारियाँ हो रही है। ये एक सर्वे रिपोर्ट में भी था। तो बैठा के आपसी बातचीत करके कैसे ये प्रदूषित पानी को ठीक किया जाए, उस बांध में जो इकट्ठा पानी जिसे किसानों के इरिगेशन के लिए जो इकट्ठा होता था, उसमें भूमि बिल्कुल ही ये तेजाब का पानी, ये प्रदूषित पानी के कारण ज़मीनें भी जो खराब हो रही थी, इसको रोकने का मैंने अपने टेन्योर में, मैंने अपने कार्यकाल में इसके प्रयास करने का पूरा प्रयास किया। साल 2009 में परिसमन हो गया था। परिसमन के बाद सोजत रिजर्व हो गई थी, उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ? परिसीमन में सोजत विधानसभा क्षेत्र का डिक्लेरेशन हुआ, उसके पहले यहाँ की समस्या यहाँ के नेताओं के द्वारा, और मैंने भी संबंधित जो अधिकारी थे उनसे प्रोटेस्ट किया था कि कोट किराना आरआई सर्कल जिसका कॉम्पैक्ट सोजत विधानसभा क्षेत्र, इसको सोजत में डाल दिया जाए, और पिपलिया कल्ला जिनका बिल्कुल अटैचमेंट जैतान से है उसको जैतान में डाल दिया जाए। तो न तो जैतान रिजर्व होती न सोजत होती, परंतु मेरा राजनीतिक जीवन संघर्ष का रहा है। जिस तरह से अभिमन्यु को कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों ने और उनके सेनापतियों ने जिस तरह से हत्या करने का प्रयास किया, इसी प्रकार कुछ नेताओं ने पूरा भरसक प्रयास किया कि किसी हालत में सोजत विधानसभा क्षेत्र रिजर्व होनी चाहिए, ताकि ये व्यक्ति जो जनता से जुड़ा हुआ है, गांव से जुड़ा हुआ है, और पहले बार इस व्यक्ति ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में, हम भाषण बहुत बड़े बड़े देते हैं, नेता भी देते हैं कि लोकतंत्र में मतदाता सर्वशक्तिमान है, और उसका एहसास अगर किसी ने कराया है तो वो सोजत विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला लक्ष्मीनारायण दवे ने मेरे सामने, चाहे हरिजन हो चाहे छत्तीसी समाज का कोई व्यक्ति, समस्या लेके उनको मान सम्मान के साथ कुर्सी वहाँ पर बैठा कर उनकी समस्याओं को सुना जाता, और उसकी तत्काल व्यवस्था समाधान कैसे किया जा सके ये प्रशासन से करवाने का